Hello, everyone, and a warm good morning to all of you once again. And you all are welcome to the online classes. And this is Rehabam. So, in the last class, we saw the topic फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी और उसमें हमने अलग अलग विषयों को अध्ययन किया और विशेष करके हमने लास्ट क्लास में भी देखा है कि कैसे लोग अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे. द पीपल वर स्ट्रगलिंग टू लीव अ लाइफ, दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. एंड देन ऑल्सो वी सॉ दैट द पीपल वर सो मच displeased with the king's rule. और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. दूसरा जो टॉपिक है इस लेसन का वो है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, क्रांति की शुरुआत. हालांकि शुरू में हमने पढ़ लिया था क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789. तो वो एक समरी के तौर पे था पूरे अध्याय के लिए. लेकिन जिसको हम डिटेल में जब पढ़ते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो सबसे पहले हमने फ्रांसीसी समाज के बारे में देखा, किस प्रकार से वहाँ पर लोग कैटेगराइज थे, हाउ द पीपल ऑफ फ्रेंच सोसाइटी was categorized. And now we were going to look into the outbreak of the revolution, और क्रांति की शुरुआत कैसे हुई. Now let us read and go in detail. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. और इससे पहले हमने पढ़ा था कि लुइस 16 को क्यों टैक्स बढ़ाना पड़ा, उसका कारण हमने पढ़ लिया. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. लेकिन कर जो बढ़ाने का जो तरीका है उन्होंने कैसे किया, क्योंकि कुछ नियम हुआ करते थे वहाँ पर फ्रांस में. इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन. और अपनी इच्छा के अनुसार प्राचीन राजतंत्र में, हमने पढ़ा था पहले भी, 1789 से पहले जो भी इंस्टीट्यूशंस और जो व्यवस्था वहाँ पे थे फ्रांस के, उसको कहते हैं ओल्ड रेजिम, प्राचीन राजतंत्र. तो प्राचीन राजतंत्र में फ्रांस के राजा को टैक्स बढ़ाने का अधिकार नहीं था अकेले. तो उसके कुछ नियम थे, वही हम पढ़ रहे हैं कैसे टैक्स बढ़ाया जाता था वहाँ पर. रेदर ही हैड टू call a meeting of the State General which would then pass his proposals for new taxes. लेकिन उनको क्या करना पड़ता था, स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता था. स्टेट जनरल क्या है उसके अगली लाइन में हम पढ़ते हैं. और अगर स्टेट जनरल इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो वहाँ पर कर बढ़ाया जा सकता है. द स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी. और स्टेट जनरल क्या था, एक राजनैतिक संस्था था, टू which द 3 states send their representatives. और उस स्टेट जनरल में जो राजनीतिक संस्था था उसमें तीनों स्टेट्स के लोग अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे. फर्स्ट हमने देखा क्लर्जी था, और दूसरा नोबल्टी था, और थर्ड स्टेट में आते हैं कॉमन पीपल. और ये तीनों जो ग्रुप है ये लोग अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, और उसी राजनीतिक संस्था को कहते हैं स्टेट जनरल. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. लेकिन इस संस्था को कब बुलाया जाए ये तय करने का अधिकार राजा के हाथ में था. The last time it was done was in 1614. और पिछली बार ये हुआ था 1614 में, और ये अभी आ गया 1789, करीब 150 साल से भी ज़्यादा. तो इस समय में अभी राजा को बढ़ाना पड़ा और फिर राजा को बुलाना पड़ा ये स्टेट जनरल को, जो लोग ये तय करेंगे कर बढ़ाने का प्रस्ताव को माना जाए और इसको नहीं माना जाए. ऑन 5 May 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. तो नया कर यानी कि कर बढ़ाने की जो प्रक्रिया है और उसको जारी रखते हुए 5 मई 1789 को लुइस 16 ने स्टेट जनरल को बुलाया इस प्रस्ताव को मानने के लिए. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. और जो प्रतिनिधि आने वाले थे और उनको रखने के लिए विशेष करके एक आलीशान एक हॉल का तैयार किया गया. The first and second state sent 300 representatives each who were seated in rows facing each other on two sides. और फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी है, सेकेंड स्टेट जो नोबिलिटी है, और ये लोग 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और ये लोग आगे बैठे हुए थे आगे के रो में. While the 600 members of the third state had to stand at the back.
तो आगे 300 मेंबर जो क्लर्जी के और नोबिलिटी के हैं वो लोग बैठे थे, और उनके पीछे 600 जो मेंबर है वो थर्ड स्टेट में से थे और वो लोग खड़े थे, वो लोग नहीं बैठे थे. सो द थर्ड स्टेट was represented by its more prosperous and educated members. और तीसरा जो स्टेट है, थर्ड स्टेट के जो प्रतिनिधि लोग थे, और ये लोग ज़्यादा समृद्धि और शिक्षित लोगों के मेंबर थे, और ये ज़्यादा शिक्षित और पढ़े लिखे लोग थे. पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. और इस संस्था में जो मीटिंग वहाँ चल रही थी, वहाँ पर किसानों को, कारीगरों को, औरतों को प्रवेश करना मना था. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which their representatives had brought with them. लेकिन फिर भी उनकी जो शिकायतें थी और उनकी जो मांगे थी, ये सारे बातें करीब 40 पत्रियों के द्वारा भेजा गया उनके रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में. Now, voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. और स्टेट जनरल में जो वोटिंग करने का सिस्टम था पहले 1789 से पहले, वो इस प्रकार था. उस समय एक स्टेट को एक ही मत देने का अधिकार था. अगर 2 स्टेट हुआ तो 2 मत होंगे. नाउ दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. और इस समय भी लुइस 16 चाहता था उसी प्रकार. But members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. लेकिन अभी जो मीटिंग हो रही है और इस समय में जो थर्ड स्टेट के मेंबर है, उन्होंने ये मांग की कि पूरी असेंबली का जो मत होगा वो एज ए होल होगा, और उसमें हर एक प्रतिनिधि को अपना अपना मत देना है. और ये जानते हैं हम, ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है. क्योंकि हम जानते हैं इन डेमोक्रेसी ईच person has right to vote. A person who is 18 and above and he is able to vote, तो वोट कर सकता है. ये प्रिंसिपल एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का प्रिंसिपल है. And this was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब रूसो ने लिखा, ये दार्शनिक, और इस किताब में उन्होंने इस सिद्धांत को एक मिसाल के तौर पे उन्होंने फॉरवर्ड किया है, एक मिसाल के तौर पे कायम किया है इसको, कि हर एक व्यक्ति को अपना अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए. क्योंकि राजा के सिस्टम में ऐसा नहीं होता, राजा जो कहता था वही होता था. बट नाउ द पीपल आर अवेकेंड एंड दे आर कंप्लेनिंग दैट दे एवरीवन शुड गेट वोटिंग राइट. नाउ व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने इस प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट. और थर्ड स्टेट के जो लोग थे, कॉमन पीपल, और वो लोग असेंबली छोड़ के चले गए, विरोध करने लगे वो लोग. नाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज ए स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. और जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, और वो लोग पूरी देश के प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को मानते थे, पूरी फ्रांस नेशन की. Now on 20th June they assembled in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles. और वर्सली जो जगह जहाँ पे असेंबली हुआ करता था, वही ये लोग, क्योंकि ये उस मीटिंग से तो निकल गए, इनके 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ से निकल गए, और वहीं पर एक टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठे हुए. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स ए नेशनल असेंबली. और अपने आप को वो लोग नेशनल असेंबली करके घोषित किया, एक पॉलिटिकल बॉडी. एंड सॉर्ड नॉट टू डिस्पर्स. और उन्होंने शपथ भी खाई कि वो लोग वहाँ से नहीं हिलेंगे, नहीं जाएंगे. दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. और वो वहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे कि जब तक वो लोग ऐसा एक संविधान नहीं बना ले जिस संविधान के द्वारा राजा के पावर को वो लोग कम करेंगे. क्योंकि राजा के पास निरंकुश ताकत है वहाँ पर अभी, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की. बट नाउ दीज पीपल, now what they want is they want to limit the power of the king. They want to minimize the power of the king. They don't want absolute monarchy there. And for that they want to make a constitution. और एक संविधान वो बनाना चाहते हैं. They were led by Mirabeau and Ambitious. और ये जो झुंड है अभी थर्ड स्टेट का, इसमें 2 लीडर हैं इनके बीच में, एक तो मिराबियो है और एबिसियस.
Now Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges. और मियाबीव जो थे वो कुलीन परिवार से थे, मतलब कुलीन वर्ग जिसको हम कहते हैं नोबलिटी, उनमें से थे वो जरूर, लेकिन जो ये सामंत विशेष अधिकार होता है लोगों का, वहाँ पर जन्म से ही जो विशेष अधिकार होता था सामंत प्रथा में, और उस अधिकार को वो नहीं चाहता था अच्छा है, और वो बताता था वो गलत है, अच्छा नहीं है, और वो चाहता था ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए. ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल एट वर्साइलिस. और उन्होंने एक पत्रिका निकाली और पत्रिका के साथ साथ और बहुत ही जोरदार भाषण भी दिया, विशेष करके उन लोगों के बीच में जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे. और ABCS, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State. तो इसमें दोनों कैटेगरी के एक एक लीडर निकल के आए. पहले तो हमने देखा मिराबीव, वो कुलीन वर्ग में से था, नोबिलिटी में से था, लेकिन वहाँ के विशेष अधिकारों को वो खंडन करता था. और दूसरे जो व्यक्ति ABCS खुद ही एक पादरी थे. तो पादरी कौन से झुंड में से आया? पहले कैटेगरी जो हम देखते हैं क्लर्जी में से, और ये भी क्लर्जी जैसा जो वहाँ पर प्रथा थी उसको वो खंडन करता है ना. ओरिजिनली प्रीस्ट, एक पादरी थे, रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, और उन्होंने एक प्रचार पत्रिका लिखा जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट क्या है. तो हमने विशेष करके आज देखा वहाँ पर कि लुईस 16 वहाँ का टैक्स बढ़ाना चाहता था पुराने नियम के अनुसार, लेकिन वहाँ के लोगों ने, विशेष करके थर्ड स्टेट के लोगों ने मना किया. उन्होंने कहा हम सबकी अपनी अपनी वोटिंग राइट होंगे, मत होंगे, और उसके हिसाब से होगा. राजा ने मना कर दिया तो फिर वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने नेशनल असेंबली का फॉर्म किया. 20 जून में वो नेशनल असेंबली का फॉर्म करते हैं 1789 के 20 जून में. और फिर हमने देखा क्लर्जी में से एक लीडर उनके साथ निकल के आए और वो ABCS हैं जिन्होंने एक पम्फलेट लिखा व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. और नोबिलिटी में से एक लीडर निकल के आए और जिनका नाम थे मिराबीव, और उन्होंने एक जर्नल लिखा, एक पत्रिका, और फिर बहुत ही जोरदार भाषण दिया. तो इस प्रकार से वहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई. तो आज के लिए इतना ही. ओनली दिस मच फॉर टुडे, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम टॉपिक एंड वी विल फिनिश मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे.